मेरे प्यारे छात्रों, कल मैं जो है तीसरा चैप्टर, फर्स्ट यूनिट तीसरा चैप्टर मानव जनन पढ़ाना चालू किया था। और उसमें मैं लैंगिक द्विरूपता बताया, फिर मानव जनन तंत्र के बारे में बता रहा था। मानव जनन तंत्र हमने बताया था 2 प्रकार का होता है। प्रथम को नर जनन तंत्र और द्वितीय को जो होता है दूसरे को मादा जनन तंत्र कहते हैं। और नर जनन तंत्र के बारे में बता रहे थे कि नर जनन तंत्र कई भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें मैंने जो है वृषण कोश या फोता के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं वृषण के बारे में चर्चा करने। इसका फिगर मैं पहले से बना चुका हूँ। तो नंबर 1 चलते हैं कि जो है ये वृषण कहाँ पर स्थित होता है, स्थिति के बारे में जानते हैं, लोकेशन या पोजीशन के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, वृषण हम बताए थे, पहले ही आपको बताए थे कि वृषण जो होते हैं ये भ्रूणीय अवस्था में वृक्क के निकट उदर गुहा में एक उभार के रूप में होते हैं। उदर गुहा में एक उभार के रूप में होते हैं और बाद में कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से वृषण जो होते हैं वो खिसक कर दोनों टांगों के बीच स्थित जो होते हैं वो वृषण कोश में आ जाते हैं। तो ये वृषण कहाँ स्थित होते हैं? तो हमारे वृषण जो होते हैं भ्रूणीय अवस्था में वृक्क के निकट उदर गुहा, यहाँ पर उदर गुहा में एक उभार के रूप में, छोटे उभार के रूप में होते हैं, जो बाद में कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से जो है वो खिसक कर वृषण कोश या फोते में जो होते आ जाते हैं। सेकंड आइए, आकार, शेप, आकार से। तो प्रत्येक वृषण का आकार जो होता है ये अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार ओवेट होता है। दूसरा, रंग, कलर। तो प्रत्येक वृषण जो होता है ये, इसका रंग गुलाबी या पर्पल कलर का होता है, पिंक। नेक्स्ट जो है माप, एवं भार, साइज एंड वेट। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वृषण की लंबाई जो होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है मोटाई, उसी को चौड़ाई भी कहा जाता है। मोटाई जो होती है प्रत्येक वृषण की जो है ये 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार जो होता है भार, जो इसका होता है, किसी किताब में तो दिया है 10 से 15 ग्राम या किसी किताब में दिया है 20 से 25 ग्राम। इसमें दोनों साफ लिख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः मानिए कि इसका जो भाग होता है 10 से 15 ग्राम होता है। तो वृषण जो होता है भ्रूणीय अवस्था में वृक्क के निकट उदर गुहा में उभार के रूप में स्थित होते हैं, जो बाद में हमारे वृषण कोश में आ जाते हैं। आकार जो होता है अंडाकार होता है। रंग जो होता है प्रत्येक वृषण का जो है गुलाबी होता है। भार और माप में आते हैं तो लंबाई जो होती 4 से 5 सेंटीमीटर होती, मोटाई जो होती 2.5 सेंटीमीटर होती है और भार जो होता 10 से 15 ग्राम या जो होता 20 से 25 ग्राम होता है।
उसके बाद चलते हैं वृषण के आवरण। स्थिति बताया हमने, आकार बताया, माप। वृषण के आवरण, कौन कौन से आवरण होते हैं इसमें? प्रोटेक्टिव कोट ऑफ टेस्टिस, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ टेस्टिस। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम छोटे से बता दे रहे हैं। ये वृषण है अंदर की ओर, ये वृषण है, टेस्टिस है। क्या है ये? टेस्टिस है। ऊपर वाले को आवरण को ट्यूनिका वाजिनैलिस कहा जाता है और भीतर वाले को ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 और 2 प्रत्येक वृत्त के चारों ओर जो होता है एक द्विस्तरीय आवरण होता है, जिसके अंदर ये वृषण जो होता बंद होता है, जिसे हम वृषण खोल कहते हैं हिंदी में। जिसे हम हिंदी में वृषण खोल या वृषण संपुट कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। तो प्रत्येक, हमने बताया कि प्रत्येक वृषण के चारों ओर 1 और 2 द्विस्तरीय जो होता है, यह एक आवरण या खोल होता है, जिसे वृषण संपुट या वृषण खोल टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं, जिसमें सब बाहर की ओर जो होता है ट्यूनिका वाजिनैलिस नामक आवरण होता है और भीतर की ओर जो होता है तंतुमय संयोजी ऊतक का बना जो होता है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया नामक जो होता है अस्तर होता है। यही आवरण जो होता है वृषण के बाह्य सतह पर जो होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया ही वृषण के बाह्य सतह पर जो होता है वो फैला होता है। नेक्स्ट आइए, वृषण के पिंड। वृषण के पिंड टेस्टिकुलर लोब्स, लोब माने पिंड होता है, टेस्टिकुलर लोब्स। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था कि ये जो है भीतर की ओर कौन सा आवरण होता है? ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया। तो ये जो है ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया जो है वृषण के संपूर्ण बाह्य सतह पर फैला होता है और इससे जो होती अनेक पट्टियां जो होती हैं भीतर की ओर धंस करके जो है वृषण को जो है, प्रत्येक वृषण को 200 से 400 पिंडों में विभक्त करते हैं। प्रत्येक वृषण के ओर हम के चारों ओर या बाह्य सतह पर हमने बताया ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया, ये तंतुमय संयोजी ऊतक का, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक का बना स्तर होता है, जो वृषण की बाह्य सतह पर जो होता फैला होता है। इसकी अनेक पट्टियां जो होती वृषण में भीतर की ओर धंस करके जो होते हैं वृषण को, जो प्रत्येक वृषण को 200 से 400 पिंडों में या लोब्स में जो होता है वो विभक्त करती है। आइए वृषण की उत्तकी, वृषण की उत्तकी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो अभी हमने बताया कि जो होता है प्रत्येक जो है संयोजी ऊतक या तंतुमय संयोजी ऊतक का जो स्तर होता है ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया, उसकी अनेक पट्टियां जो होती हैं वो वृषण में भीतर को धंस करके प्रत्येक वृषण को 200 से 400 पिंडों में जो होती विभक्त करती है। ध्यान दीजिए,
इसमें जो है वृषण के प्रत्येक पिंड या लोब में जो है 3 सूक्ष्म एवं कुंडलित 3 सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिनको जो है शुक्र नलिकाएं कहते हैं, जिनको शुक्र नलिकाएं कहते हैं। और ये नलिकाएं जो होती, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा कनेक्टिव टिश्यू। ये नलिकाएं जो होती हैं संयोजी ऊतक के बीच में जो होती स्थित होता था, इनके चारों ओर ये डाट जो बना है संयोजी ऊतक जो होता स्थित होता है, संयोजी ऊतक स्थित होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं प्रत्येक बिंदु जो होता अनेक सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें शुक्र नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आइए, प्रत्येक जो है शुक्र नलिका जो होती है 2 स्तरों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक शुक्र नलिका जो होती है 2 स्तरों से मिलकर बनी होती है, जिसमें बाहर की ओर जो बाह्य आवरण होता है उसको जो है ट्यूनिका प्रोपिया और भीतर वाले स्तर को जो होता है जर्नल इपिथीलियम कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये पूरी सब जो है ये वृषण जो है शुक्र नलिकाएं हैं, ये है। आप यहाँ जो हमने लिखा, यहाँ पर हमने भी लिखा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये बाहरी स्तर ट्यूनिका प्रोपिया और भीतर की ओर जो होता है जर्नल इपिथीलियम। तो इस प्रकार से जो होता है प्रत्येक शुक्र नलिका जो है 2 आवरणों द्वारा घिरी होती है, जिसमें बाहर की ओर ट्यूनिका प्रोपिया एवं भीतर की ओर जर्नल इपिथीलियम, मतलब इसको जनन इपिथीलियम कहा जाता है या जनन उपकला कहा जाता है। जनन इपिथीलियम या जनन उपकला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जर्नल इपिथीलियम जो होती है ये जनन कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जनन कोशिकाओं, जर्मिनल सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जनन कोशिकाओं और जर्मिनल सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती? जर्मिनल सेल्स। आइए ये ध्यान दीजिएगा, ये जनन कोशिकाएं जो होती हैं फिर विभाजित होकर के शुक्रजन कोशिकाओं, जिसको आप इंग्लिश में लिखा है स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर। ध्यान दीजिएगा, जनन इपिथीलियम है, इसकी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं। विभाजित होकर ये आप देखिएगा, ये विभाजित होकर के जो है ये फिर ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। और फिर ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ये विभाजित होकर शुक्रजन कोशिकाएं विभाजित होकर ये जो होती हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या शुक्र कोशिकाओं ब्रैकेट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं। और फिर ये जब ये विभाजित हो जाती हैं तो ये जो है द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण इस प्रकार मिलता है कि जनन इपिथीलियम की जनन कोशिकाएं विभाजित होकर पहले स्पर्मेटोगोनियस शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर शुक्रजन कोशिकाएं जो होती प्राथमिक, यहाँ लिखा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का, और प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो होती हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी जो होता है शुक्र कोशिकाओं का जो होती निर्माण करती हैं।
और ये फिर द्वितीय शुक्र कोशिकाएं जो होती विभाजित होकर के पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनन एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं जब विभाजित हो, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। तो प्रथम हो गया ये स्पर्मेटोगोनिया शुक्र कोशिकाएं। इन जनन जो है स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में जो होती हैं एक विशेष प्रकार की फूली एवं जो होती लंबी मोटी कोशिका होती है, जिसको जो होता है ये सर्टोली सेल्स कहते हैं। कहीं पर लिखा होगा हमने सर्टोली सेल्स, ब्लड सेल्स यहाँ लिखा है, जिन्हें सर्टोली सेल्स या पोषण कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं के जो अग्रसिरे होते हैं ये उभारयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुक्र और शुक्रजन कोशिकाओं किसके अतिरिक्त शुक्रजन कोशिकाओं के बीच बीच में जो होते हैं कोशिकाओं के विशेष समूह होते हैं, अंतःस्रावी कोशिकाओं का विशेष समूह होता है जिसे लीडिड या इंटरस्टिशियल सेल लीडिड कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन को जो होते स्रावित करते हैं। आइए अब यहाँ चलते हैं सर्टोली कोश। हम बता रहे हैं सर्टोली कोशिकाओं के अग्रसिरे पर जो होते हैं ये उभारयुक्त होते हैं, और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड्स, ध्यान दीजिए छोटे छोटे बने जो पूर्व शुक्राणु को जो है शुक्राणु में परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। शुक्राणु के परिवर्तन के लिए साथ ही शुक्राणु को जो होती है पोषण प्रदान करती हैं। साथ ही ये सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं सेल्स जो होती हैं ये इनहिबिन नामक जो होती हैं प्रोटीन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? प्रोटीन, जो अन्य हार्मोन के द्वारा शुक्राणु के उत्पादन को जो होती प्रेरित करती है। आइए फिर से चलिए फिर से बताते हैं। तो हमने बताया कि ट्यूनिका प्रोपिया जो होता है इसमें वृषण में दो स्तर होते हैं ऊपर की ओर, ट्यूनिका प्रोपिया और जनन एपिथेलियम। जनन एपिथेलियम शुरू चलते हैं। हमने बताया था कि जो होता है ट्यूनिका जो है एल्ब्यूमिन नामक स्तर जो होता है संयोजी ऊतक का स्तर जो होता है प्रत्येक वृषण के चारों ओर निबारी सतह फैला होता है। उसकी अनेक पट्टियां जो होते हैं वृषण में भीतर की ओर धंस करके जो होते हैं वृषण को 200 से 400 जो है छोटे छोटे पिंडों में विभक्त करती हैं। और फिर जो है प्रत्येक उन पिंडों में 3 सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो संयोजी ऊतक के बीच में जो होती स्थित होती हैं। ये संयोजी ऊतक है स्थित होती हैं, जिन्हें हम शुक्र नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वृत्त जो होता है अनेक सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम शुक्र नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिर आगे हमने बताया कि प्रत्येक शुक्र नलिका के चारों ओर 2 स्तर होते हैं, जिसमें बाहर की ओर हमने बताया यहाँ भी लिखा है बाहर की ओर जो होता है ट्यूनिका प्रोपिया ये वाला, और भीतर की ओर जो होता है जनन एपिथेलियम या जनन एपिथेलियम होता है। शुक्रजन नलिकाओं के बीच में हमने बताया था बीच बीच में जो होता है अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिसे लीडी कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन नामक जो होता है नर हार्मोन को स्रावित करती हैं। आइए जनन एपिथेलियम, फिर आगे जनन एपिथेलियम जो होता है जनन कोशिकाओं जनन सेल्स का जो होता है बना होता है, और इसमें सर्वप्रथम जनन कोशिकाएं विभाजित होकर के शुक्रजन कोशिकाओं यहाँ पर लिखा है स्पर्मेटोगोनिया, हमने लिखा है स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। और फिर जो है ये शुक्रजन कोशिकाएं विभाजित होकर के जो होती प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जो आप देख रहे हैं का निर्माण करती हैं। फिर प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो होती विभाजित होकर द्वितीय शुक्र कोशिकाओं यहाँ लिखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का जो होती निर्माण करती हैं। और फिर जो होते हैं द्वितीय शुक्र कोशिकाएं स्पर्मेटिस पूर्व शुक्राणु बनते हैं। पूर्व शुक्राणु जो होते हैं ये सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें जो होती शुक्राणु में परिवर्तित कर देते हैं। शुक्राणु ये जो आप देख रहे हैं जो लगे हैं धागे सदृश शुक्राणु जो होते हैं अपने सिरे के द्वारा जो होता है सर्टोली कोशिकाओं के बीच बीच में जो होती हैं
उसके ऊपरी से चिपक जाती हैं और पोषण प्रदान करती हैं। सर्टोरी कोशिकाएं जो होती हैं इनहिबिन नामक प्रोटीन स्रावित करती हैं जो शुक्राणु के उत्पादन को जो होता है प्रेरित करता है। हाँ, आइए छात्रों आगे चलते हैं। अभी मैं बेसन के बारे में बता रहा था। अब बेसन के आगे चलते हैं। नंबर 3 बेसन जालक। बेसन जालक, रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस ये जो है बेसन है हम बना रहे हैं। बेसन तो ये हम बना रहे थे। तो ये बाहर की ओर ट्यूनिका प्रोपीवैजिनेलिस स्तर होता है और भीतर की ओर ट्यूनिका एल्ब्यूमिना। आप ये दोनों जो है टेस्टिकुलर कैप्सूल का जो होते निर्माण करते हैं। आइए अभी हम बता रहे थे ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ये शुक्र नलिकाएं हैं या शुक्र नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और ये जो जाल देख रहे हैं इसी को बेसन जालक कहते हैं, रीड टेस्टिस। और इनको जो है वासा एफ्रेंसिया ये अधिवेशन है। कापुट एपिडिडाइमिस ये बीच वाला पार्ट जो होता है बॉडी
और कार्पस एपिडिडाइमिस, कार्पस एपिडिडाइमिस, और ये पीछे वाला पोर्शन जो है इसको कावड़ा एपिडिडाइमिस कहते हैं। और इसके पश्च भाग से जो नलिका निकल रही है इसको शुक्र नलिका कहते हैं। वासालिन। आइए, वृषण जालक क्या है? अभी हमने बताया कि जो होता है प्रत्येक वृषण अनेक सूक्ष्म एवं महीन एवं कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं, कह सकते हैं, या शुक्र नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र नलिका। शुक्र नलिकाओं का ये जो अग्र सिरा जो होता है, देखिए यहाँ गोल गोल घुमा घुमा हुआ है, ये कुंडलित होता है, जबकि ये पश्च सिरा जो होता है ये सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो शुक्र नलिकाओं का पश्च सिरा जो होता है पीछे की ओर जो होता है, एक नलिकाओं के जाल में खुलता है। पीछे को आप देख लीजिए, तमाम नलिकाएं एक नलिकाओं के जाल में खुलता है, जिसको हम रीड टेस्टिस या वृषण जालक कहते हैं। रीड टेस्टिस या वृषण जालक की पूरा आप देख लें, इसी को रीड टेस्टिस या वृषण जालक कहते हैं। फिर समझिए, प्रत्येक जो होता अनेक महीन एवं कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम शुक्र नलिकाएं या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रत्येक नलिका का सिरा कुंडलित एवं पश्च सिरा सीधा होता है। शुक्र नलिकाओं का पश्च सिरा जो होता है पीछे की ओर वृत्त में नलिकाओं के जाल में खुलता है, जिसको हम वृषण जालक या रीड टेस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट आइए, अपवाही। अपवाही शुक्र वाहिकाएं, अपवाही शुक्र वाहिकाएं, वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया। आप देखिए यहाँ पर लिखा है वासा एफरेंसिया। तो ध्यान दीजिएगा, वृषण के वृषण जालक से जो आप देख रहे हैं, जो नलिकाओं के जाल है, इसी को हम वृषण जालक कहते हैं। वृषण के वृषण जालक से 15 से 20 नलिकाएं, 15 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, ये वृषण के बाह्य सतह पर आती हैं या निकलती हैं। देखिए यहाँ लिखा है, ये तीर लगा है। वृषण के वृषण जालक से 15 से 20 महीन एवं सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, वृषण के बाह्य सतह पर आती हैं, निकलती हैं, जिनको हम अपवाही शुक्र वाहिकाएं या वासा एफरेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाही शुक्र वाहिकाएं या वासा एफरेंसिया कहते हैं। नेक्स्ट आइए, आदिवृषण। आदिवृषण एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ध्यान दीजिएगा, ये अपवाही शुक्राएं जब ये हम बाहर की ओर निकलती हैं तो ये एक 6 मीटर लंबी नलिका में निकलती हैं, खुलती हैं। 6 मीटर लंबी नलिका में खुलती हैं, 6 मीटर लंबी नलिका में खुलती हैं, जिसको जो है अधिवृषण नलिका कहते हैं। अधिवृषण नलिका कहते हैं, या इसको कह सकते हैं एपिडिडाइमिस डक्ट कहते हैं। हमने बताया कि जब ये अपवाही शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं वृषण के बाह्य सतह पर आती हैं, तो एक ये 6 मीटर लंबी नलिका में खुलती हैं, जिसको अधिवृषण नलिका या एपिडिडाइमिस डक्ट कहते हैं। ये जो है अधिवृषण नलिका जो होती है, ये कुंडलित होकर के वृषण के बाह्य सतह पर जो होता है, ये 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी एवं
कामा के आकार की एक रचना बनाती हैं। कामा की आकार की एक रचना बनाती हैं। आप देखिए चित्र में कहाँ पर है कामा के आकार की, ये पूरा देखिए ये है। तो ये हमने बताया कि जो है अपवाहित शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं वो वृषण के बाह्य सतह पर एक 6 मीटर लंबी नलिका में फूलती है, जिसको अधिवेशन कहते हैं, अधिवेशन नलिका। और ये अधिवेशन नलिका जो होती कुंडलित होकर के जो है 4 सेंटीमीटर लंबी एक छोटी चपटी एवं कामा के आकार की रचना का निर्माण करती है, बनाती है, जिसको हम अधिवेशन कहते हैं। याद देखिए यही अधिवेशन क्या कहते हैं, अधिवेशन कहते हैं। अधिवेशन जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है। कापुट मतलब शीर्ष अधिवेशन यानी अग्र अधिवेशन, और बाडिया फिर मध्य अधिवेशन हो गया, और काव्यपीडम ये पुच्छ। तो ध्यान दीजिएगा, ये कापुट एपिड्राई प्रथम हो गया, और दूसरा बाडी या कार्पस या मध्य, और तीसरा ये जो है पुच्छ। इस प्रकार से 3 भागों में अधिवेशन जो होता विभक्त होता है। ये जो है कापुट एपिडिडाइमिस, ये जो होता अधिवेशन का आगे चौड़ा भाग होता है, और ये बाडी या कार्पस यानी ये अधिवेशन का मध्य भाग होता है, जो वृषण की बाह्य सतह पर संयोजी उत्तक के द्वारा चिपका होता है। और फिर जो है लास्ट ये काव्य पुच्छ अधिवेशन, ये जो होता है अधिवेशन का पश्च भाग होता है, जिससे जो होता है शुक्रवाहिका या शुक्र नलिका वासा डिफरेंस जो होती है वो निकलती है।